नमस्कार दर्शकों, चुनावों के गलियारे से इस विशेष कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम आ पहुंचे हैं बिलासपुर शहर, ऐतिहासिक बिलासपुर शहर, और जहां पर हमने जनता से बात की तो वहीं अब बिलासपुर सदर के विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिलोक जम्वाल जी, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव के लिए जहां सरगर्मियां बेहद तेज हैं, तो वहीं आम जनता लोकसभा चुनाव के लिए बेहद उत्साहित हमें नजर आ रही है। कितनी भिन्नता है विधायक के तौर पर और सलाहकार के तौर पर निर्णयों में जो बनती है, वो भिन्नता हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये सत्य है कि सम्मान्य पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में मैं उनका राजनीतिक सलाहकार रहा। 5 वर्ष मैंने उनके साथ काम किया। जो वो एज राजनीतिक सलाहकार काम था वो बिल्कुल भिन्न है। राजनीतिक सलाहकार के रूप में आपको जो पॉलिसीज़ बनती है, उन पॉलिसीज़ कैसी बननी चाहिए, जो पॉलिसी सरकार बना रही है उसका जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सारे विषयों की बारीकी से उनको देखना, ये हमारा काम रहता था। एक फोल्ड तो ये हो गया कि राजनीतिक सलाहकार के रूप में कौन सी परिस्थिति आ रही है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए जिससे हमें राजनीतिक लाभ हो, ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा कि जो जनता के लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं वो जनता के हित में हों। जैसे जब हमारी सरकार बनी, सम्मान्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय लिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो प्रदेश के बुजुर्गों को 80 साल से ऊपर जिनकी आयु थी उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया कि प्रदेश के जो हमारे बुजुर्ग हैं और उनकी आयु 80 साल से घटाकर 70 वर्ष की, 70 साल से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को मासिक पेंशन दी जाएगी, देने का निर्णय लिया। वो एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में ऐसे निर्णय, बाद में हमने उसको 70 से 60 किया। लेकिन जब आप एज विधायक काम करते हैं तो विधायक का काम जनता की समस्याओं का समाधान करना और अपने इलाके का विकास कैसे हो, उन सारे विषयों को लेकर सरकार से भी लड़ाई लड़नी, क्योंकि हम अपोजिशन के विधायक हैं, और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना। उसके लिए जैसे एडवाइज़र के रूप में हम 16 से 18 घंटे काम करते हैं, वैसे ही विधायक के रूप में भी हम 16 से 18 घंटे डेली काम करते हैं, तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका समाधान हो सके। लेकिन वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है और मैं विधायक बना हूं, वर्तमान सरकार का पहला निर्णय प्रदेश में जब इन्होंने 1000 इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई किए, उसमें मेरे बिलासपुर सदर के भी कई इंस्टीट्यूशन हैं। हमें दिक्कत तब आती है कि जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है उस इंस्टीट्यूशन को आपने बंद कर दिया। जैसे मेरे हरलोग की एक उप तहसील थी, लगभग 1 साल से चल रही थी। एक नायब तहसीलदार वहां बैठकर रिटायर होकर चले गए, दूसरे आए, वो लास्ट तक वहां रहे। 10 महीने या 1 साल वो तहसील चलती रही, लोगों के काम होते रहे, लेकिन इस सरकार ने जब डीनोटिफाई किया तो उसमें वो भी शहीद हो गई। ऐसे हमारे आईपीएच का सब डिवीजन, पानी की बड़ी दिक्कत है, किल्लत होती है, तो आईपीएच का एक सब डिवीजन हमारे कुठेड़ा में खुला था, वो भी बंद कर दिया। पीएचसी हमारी बरमाणा में, ये जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, हमारी सीमेंट प्लांट है, उसको बंद, उसके पास जो पीएचसी थी उसको बंद कर दिया। तो ऐसे जबलियाना में हमारी एक और हेल्थ का सब सेंटर था, उसको बंद कर दिया। इतना नहीं, अब लास्टली एक और स्कूल तो बंद किए, लेकिन यहाँ बड़े पहले से एक एमएनटी का बिजली बोर्ड का सर्कल चलता था, उसको भी बंद कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जब चारों तरफ से हाहाकार मची हो, आप इंस्टीट्यूशन बंद कर रहे हैं, हर जगह ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम इंस्टीट्यूशन बंद कर रहे हैं, तो ये कोई समाधान नहीं है। तो एज विधायक हमें इन सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है, जनता को समझाना भी पड़ता है, और जनता बहुत समझदार भी है, लेकिन काम दोनों एक ही।
जनता का जनादेश, जहां विधानसभा चुनाव में हमने देखा, जहां आपने ये भी कहा कि राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जो निर्णय बनाना और निर्णयों पर सहमति, मतलब इस तरीके से बनाना कि जनता के हित में हो। और उस दौरान के बाद की बात देखें तो जनादेश जहां विधानसभा में परिवर्तनकारी रहा, तो वो जो जनता का जनादेश रहा उसमें भिन्नता क्यों रही, जहाँ कार्य भी हुए, तो वो भी जानना चाहेंगे कि जहां अगर कार्य हुए हैं और तो वो भिन्नता क्यों रही, क्योंकि जनता का जनादेश सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव में भी अब यही देखने को सामने आएगा। नहीं, देखिए, जनता का जनादेश हमेशा हम राजनीति की भाषा में कहते हैं कि वो सर माथे है, लेकिन जब मैं राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहा तो आप स्मरण कीजिए कि जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। जिसका मैंने जिक्र किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 80 से हमने पहले 70 की, फिर 60 की। दूसरा हमारा निर्णय कि सहारा योजना के तहत जो व्यक्ति बेड रिडन है उसको 3,000 रुपये पर मंथ देते थे। जो हमारी आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का लाभ एक वर्ग को मिलता था और हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता था, जिसमें 5 लाख रुपए तक का उनका जो मेडिकल चेकअप है वो केंद्र सरकार कराएगी। मोदी जी उसका सारे पैसे बियर करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ, हमने एस सलाहकार उसको रेप्लिकेट किया और सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो जब मैं 5 लाख परिवारों की बात कर रहा हूँ तो 20 लाख पॉपुलेशन कवर होती है, तो जो हमारी टोटल 72 लाख पॉपुलेशन है, तो जो 72 लाख में से 52 लाख पॉपुलेशन बची, उसको कवर करने के लिए हमने हिम केयर जो आयुष्मान भारत का रेप्लिकेट है, उसमें भी 5 लाख तक का उनका जो अगर कोई परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो 1 साल में 5 लाख देंगे। अगर अगले साल भी अगर बीमारी से कोई ग्रसित होता है तो 5 और देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख एक परिवार का देना, ये जयराम ठाकुर जी की सरकार ने निर्णय लिया, जिसमें मैं राजनीतिक सलाहकार था। ऐसे अनेकों अनेक, जैसे उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार ने महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन जनगणना का बेस 2011 था। हमारे अनेकों अनेक परिवार छूट गए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कवर नहीं हो रहे थे। हमने उस उज्ज्वला योजना को भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के तहत बदला। हमने जो घर छूट गए थे उनको भी मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए। हमने जनमंच के माध्यम से, क्योंकि हम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, हम जनता के प्रति अकाउंटेबल थे, हमने जनमंच जैसा कार्यक्रम किया कि एक प्लेटफॉर्म पे आके मंत्री भी बैठेंगे, सारे जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का, एसडीएम है, सब लोग बैठेंगे, एक्शन एससी बैठेंगे, जनता को कॉल करेंगे कि हम इतनी तारीख को वहाँ जनमंच करेंगे, कोई समस्या है उसका मौके पर समाधान हो। और मुझे ऐसी जितनी मेरी जानकारी है कि 12 लाख के आसपास मेरे टाइम में वो जनमंच के माध्यम से हमने 90% सारी समस्याओं का समाधान किया। लेकिन जो जनमंच के बाद हमने एक और कॉल शुरू की, सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर। हमने कहा कि किसी को अगर कोई जनमंच में नहीं आ पा रहा है, फिर भी उसको कोई दिक्कत है, तो 1100 नंबर पर कॉल करेगा। और उसमें हमने किया कि पहली स्टेज का जो अफसर होगा वो 7 दिन में उस समस्या का समाधान करे। अगर उससे 7 दिन में नहीं करता है तो उसके सुपीरियर ऑफिसर उसका 7 दिन अगले 7 दिन में करे, अर्थात हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की। ठीक है, ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं, ऐसे अनेकों अनेक कार्य और ऐसे प्रोग्रेस के, अब आप स्मरण कीजिए कि 1000 इंस्टीट्यूशन अगर कांग्रेस सरकार ने बंद किए तो हमारी सरकार ने वो 1000 इंस्टीट्यूशन तो खोले थे, और 5 सालों में हमने लगभग 2-2.5 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खोले थे। इस सरकार ने बंद किए। तो इतना बड़ा जो लोगों को उनके घर द्वार में सुविधा हो, इसके लिए इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं। तो ये सारे अनेकों अनेक काम शुरू किए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है, चुनावों से पहले इन्होंने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी और जनता से फार्म भरवाए और कहा कि आप हमें आशीर्वाद दो। इनको पता था कि ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप हमें आशीर्वाद दो। जब आप हमें आशीर्वाद देंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में, इस बार मैंने विधानसभा में भी कहा था और स्पीकर महोदय ने, मुख्यमंत्री जी से मुकर गए, स्पीकर महोदय ने उसको दोबारा उस मैनिफेस्टो को पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के युवाओं को
1 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे। अभी तक 10 नौकरियां नहीं इन्होंने दी। तो ऐसे लोक लुभावने वादे किए। मेरी मातृशक्ति को ठगने के लिए इन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए एक महिला को जो 18 साल से ऊपर है, अगर एक घर में 4 हैं तो 6000 रुपए देंगे। दिया किसी को नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता से वादा किया और लाखों की तादाद में फार्म भराए गए कांग्रेस के उसमें। और उसमें भी क्या लिखा था, जैसे हमारे ये जो करेंसी का नोट होता है उसमें लिखते हैं कि जो साइन होते हैं गवर्नर के, तो उसमें लिखते हैं कि मैं धारक को इसे अदा करने का वचन देता हूं। तो कांग्रेस ने जो 1500 रुपए का एक गारंटी फार्म प्रदेश की महिलाओं को दिया, उसमें लिखा कि मैं धारक को इसे अदा करने का वचन देता हूं। ऐसी झूठे वादे प्रदेश की जनता से किए। माताओं से और भी कहा कि आपकी गाय का गोबर है तो उसको 2 रुपए केजी लेंगे, दूध है तो 100 रुपए केजी लेंगे। युवाओं को कहा कि स्टार्टअप में हम आपको लगभग 700 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक भी काम नहीं किया। प्रदेश के कुछ लोग इनके मायाजाल में फंस गए। और अगर आप स्मरण करें कि भाजपा और कांग्रेस का जब चुनाव हुआ, वोट परसेंटेज आई तो केवल 36,000 वोटों का फर्क है, अर्थात 0.9% से हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। आपके शिक्षा क्षेत्र से जानना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट थे और लॉ सेक्शन में चले गए और वहीं से आपका व्यवसाय भी शुरू हुआ, राजनीति में प्रवेश हुआ प्रत्यक्ष तौर पर। तो उस दिशा में भी बताएं, राजनीति से हटकर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो आप हैं, तो हमारी जनता आपके जो व्यक्तिगत जीवन है उसे भी जानना चाहती है। देखिए, मैं एक बड़े सामान्य परिवार से आता हूं। मेरे खानदान में कोई भी राजनीति में नहीं। मैं पेशे से वकील रहा। मेरे खानदान में कोई भी व्यक्ति वकील नहीं है। तो मैं बचपन से ही हमारे जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और उसमें काम करते करते बाद में विद्यार्थी परिषद में काम किया। और उसके उपरांत मैंने आरएसएस के विभिन्न जो दायित्व हमारे रहते हैं, समाज को संगठित करना, उसमें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। मैं ये जो बिलासपुर हमारा डिग्री कॉलेज है, यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। पहले मैं जो यहाँ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से मैंने +2 की। फिर मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमकॉम का स्टूडेंट रहा। मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। फिर मैंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लगभग 17 वर्ष प्रैक्टिस की और मैं 17 वर्ष प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा। मैं छोटी आयु में बिजली बोर्ड का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रहा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रहा। मैं अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब स्टैंडिंग काउंसिल रहा। और जब मैंने वकालत से के साथ साथ मैं राजनीति में 2010 के बाद आया। और जब मैं आया तो उसके बाद मैं मूल संगठन से हट के भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सचिव बना। मैं लगभग 8 वर्षों तक प्रदेश का सचिव रहा और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री रहा। तो मैंने संगठन के विभिन्न दायित्वों पे काम किया। 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार रहा और उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया और बिलासपुर सदर की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ बिलासपुर सदर से विधायक बना। जी, तो कुल मिला के जो बात समझ आ रही है वो यही है कि राजनीति का चयन आप नहीं करना चाह रहे थे एक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत सारे कार्य स्वरूपों की भिन्नता आप में रही है। बात विचारों की है, कोई एक विचारधारा को आप आगे संचालित करते करते उसके कार्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाते गए, ये जो स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहेंगे, आम जनता, चुने हुए विधायक के तौर पर आप अभी हैं,
ऐसे कौन कौन से विशेष कार्य जहां चुनौतियां रहती है और उनकी जनता के कार्यों में आपको खरे उतरना है, वो कितनी भिन्नता आपको रहती है? और चुनौतियां तो रहती होंगी, उन चुनौतियों से आप कैसे निकलते हैं? जनता भी समझे कि उनके विधायकों को भी चुनौतियां रहती हैं, वो भी चुनौतियों से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें चुनौतियां नहीं हैं। और चुनौतियां हमारे, मुझे लगता है कि मानसिक एक भ्रम है। जिंदगी में अगर किसी भी कार्य को आपने करना है तो उसको चुनौती समझेंगे तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन चुनौती तो हर दिन होती है, तो फिर उस चुनौती को चुनौती क्यों समझें? वो एक रूटीन का वर्क है और आपको वो करना है। तो चाहे आप सलाहकार के रूप में रहे, चाहे मैं अब विधायक के रूप में हूँ, मेरी वही रूटीन है कि सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे अपना सब कुछ करके 7 बजे तैयार होके जो जनता के काम है उनको सुबह से निपटाना शुरू करते हैं। बाद में मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी का चक्कर लगाता हूँ, कुछ संगठन के काम करते हैं। तो ऐसे करके डेली नई चुनौती होती है। मैंने कहा कि मैंने 17 वर्ष वकालत की, तो हम सर्विस मैटर भी करते थे, हम क्रिमिनल मैटर भी करते थे, हम सिविल मैटर भी करते थे, और डेली एक नया प्रकार का केस आपके पास आएगा। अगर आप क्रिमिनल की बात करें तो लड़ाई झगड़े का केस भी हो सकता है, मर्डर का केस भी हो सकता है, कोई हीनियस क्राइम भी हो सकता है। साइमल्टेनियसली आपके पास सिविल सूट भी हो सकता है सेम डे, आपके पास कोई सर्विस मैटर भी हो सकता है। तो हम ये कहें कि ये चुनौतियां हैं। और मैंने कहा मैं पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी, तो पार्टी का काम अलग से, मैं पार्टी का हेडक्वार्टर इंचार्ज भी रहा, तो इसलिए चुनौतियां नहीं है, हमारा रूटीन वर्क है। और आप इसको जब रूटीन वर्क को आप टाइमली करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप में हर चुनौती, हर काम सॉल्व हो जाता है। वैश्विक स्तर पर जहां सलाहकार की बात अगर आपके द्वारा समझे, तो वैश्विक स्तर पर भारत की जो स्थिति है वो 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पे आना, और सलाहकार के तौर पर जहाँ पर इस दिशा में भी बातचीत करना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है? क्योंकि सलाहकार के तौर पर आपने काम किया है और मुख्यमंत्री के सलाहकार आप रहे हैं, और नीति बनाना, नीति में सहयोग करना और उसके प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी रिजल्ट्स आना, और वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में ये स्थान मिला है। तो अगर आप देखें तो हमारे जो हिमाचल है, इसके संदर्भ में कैसे देख सकते हैं इन चीज़ों को, या फिर समझाना चाहते हैं? जब से नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके अथक प्रयासों से हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर आए हैं। जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक बात को और हमें समझना चाहिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। जब 2019 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ सत्ता में आई। यह इतिहास में पहली बार हुआ होगा, कोई भी जो सरकार सत्ता में रहती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, पहली बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी सरकार की फेवर में रही। तब हम 282 से 303 सीटों की हमने छलांग लगाई। यह कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है। मैं जो 5th स्थान पे जो हमारी इकोनॉमी है, यहां से आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसका हेतु यह है कि जब हम 5वें स्थान पर आए तो हमारे पास पैसा कितना आया, और वो जो पैसा आया वो कैसे आया, और उसका आउटकम क्या हुई। देखिए, एक चीज आप स्मरण कीजिए कि 2014 से पहले अगर आप कोई भी अखबार उठाएंगे तो आपको यह ध्यान में आएगा कि यह घोटाला हुआ था। हर दिन के पेपर में 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2G, 3G, बड़े बड़े कोल स्कैम, CWG, ऐसे अनेकों अनेक स्कैम हुए। लेकिन 2014 के बाद आप एक स्कैम बता दें, एक जो चोरी होती थी नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो चोरी 0 हो गई। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी राशन वितरण, ऐसे अनेकों अनेक समस्याएं हमारे सरकारी सिस्टम में थी, जिनको सबसे पहले श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने चेक किया। दूसरे,
जब ये हमारी इकोनॉमी बढ़ी, जब आपकी चोरी रुक गई, भ्रष्टाचार रुक गया, तो आपकी इकोनॉमी जब बढ़ी, आपके रिजर्व बढ़े, आपने अच्छे से देश को चलाया, तो जब आपके रिजर्व बढ़े तो हम 5वें स्थान पर आए। जब 5वें स्थान की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें एक चीज समझनी चाहिए, गरीब समाज को बाहर निकालने के लिए घर देना, पानी देना, राशन देना, और उनको राशन के साथ साथ किसान सम्मान निधि में पैसे देना, ऐसे अनेकों अनेक काम प्रधानमंत्री जी ने किए। इससे हमारा ये गरीबी जो तबका, समाज का निचला तबका जो गरीबी रेखा से नीचे था, ये सब लोग बाहर आए। इतना ही नहीं, आप इसमें मुद्रा योजना, जो छोटी रेडी फड़ी वाले हैं उनको लोन दिया आपने, विश्वकर्मा योजना, आपने इतने लोगों को कहा कि आप कुछ अपना छोटा बढ़ई का काम करते हैं, कुछ नाई का काम करते हैं, कोई भी काम आप अपना करते हैं, आप आगे आइए, आपको हम ट्रेंड भी करेंगे, हम आपको पैसे भी देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री कहां मिल सकता है? ये तभी संभव हो पाया जब 5th स्थान पर हम इकोनॉमी में आए, हमारे पास रिजर्व बढ़ा, हमारे पास पैसे बढ़े, तब हम समाज की सेवा कर पाए। और इतना सेवा ही नहीं, आप स्मरण कीजिए कि देश में कितने एयरपोर्ट पहले थे, आज 100% इंक्रीज है। कितने एम्स हमारे पास पहले थे, आज का उसका 100% इंक्रीज है। मैं अगर देश की बात नहीं करूं, आप मेरे बिलासपुर सदर जहां हम बैठे हैं, जो मेरी विधानसभा है, 2014 से पहले जब हम 5th पोजीशन पे नहीं थे, तब क्या बिलासपुर सदर के लोग वोट नहीं करते थे? करते थे। बिलासपुर सदर के लोग वोट देते थे, लेकिन 2014 से पहले बिलासपुर में एम्स नहीं था। 2014 से पहले हम वोट करते थे, लेकिन तब बिलासपुर सदर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। 2014 से पहले हम वोट करते थे, तब हमारे पास 4 लेन नहीं था। बिलासपुर सदर के लोग पहले वोट करते थे, तब हमारे पास रेलवे लाइन नहीं थी। एम्स केवल एक इंस्टीट्यूशन ही है। 3.5 साल में, रिकॉर्ड टाइम में, मैं आप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, वो राज्यसभा के हमारे सम्माननीय सांसद हैं, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तो हमें एम्स मिला। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशनों का बिलासपुर में आना, और अगर जब हम सड़क की बात करते हैं तो यहां बिलासपुर में बैठकर जहां हम चंडीगढ़ पहुंचने में हमें 5 घंटे लगते थे, 5 घंटे, अब हम ठीक 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में चंडीगढ़ होते हैं। अगर हमें यहां से धर्मशाला जाना हो तो हमें 5-6 घंटे लगते थे, हम 2.5-3 घंटे में धर्मशाला हैं। अब यहां से मनाली जाने में हमें जहां 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में हम लोग मनाली होंगे। अब ये जो मेरे बिलासपुर की सदर विधानसभा से जो शिमला का भी 4 लेन का टेंडर एक पार्ट का हो गया, अब हमें शिमला पहुंचने में भी 1.25 घंटा लगेगा, जहां 2.5 घंटे लगते थे। ये जो सब कुछ हुआ, ये श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। और इतना ही नहीं, जो हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ये उनकी कर्म भूमि है, यहीं से वो 3 बार विधायक रहे, उनके आशीर्वाद से ये सारी चीजें हम लोगों को मिली। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे पास तेज तरार युवा सांसद केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी हैं, जिन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में इतना विकास कराया है कि जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो बहुत आगे है। विकास जब हुआ है बिलासपुर में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है या हिमाचल प्रदेश में बनी है। हमें 6 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, चाहे वो नाहन का मेडिकल कॉलेज है, चंबा का मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक का मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हमारे उन्ना में है, मेडिकल कॉलेज एम्स में है, नर्सिंग का कॉलेज एम्स में है। किसी ने इंजीनियर बनना है हमारे बच्चे ने, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे सदर में है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, किसी प्रकार का भी इंजीनियर बनना है तो यहाँ पढ़ाई के लिए आना पड़ेगा। पहले हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था, बॉम्बे जाना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता। अब तो केवल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जब हम 5th इकोनॉमी बने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास बिलासपुर सदर में हुआ है। इतना ही नहीं, बिलासपुर सदर में मैंने कहा कि विकास तभी हुआ है, हमारे पास बिलासपुर सदर में कोल डैम है। कोल डैम किसने दिया? कोल डैम अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के
प्रधानमंत्री रहे, उनके टाइम में हमें कोल डाई मिला। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री हमारे बिलासपुर सदर में है, जिससे हमारे ट्रक ऑपरेटरों का एक बहुत बड़ी रोजी रोटी का साधन है। ट्रक ऑपरेटर भाई और वो जो हमारे उनके सपोर्टिंग स्टाफ जो रहता है, तो वो किसने दिया? वो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने दिया। और कांग्रेस ने तो बिलासपुर के लिए दिया ही कुछ नहीं। एक ईंट बता दें कि कांग्रेस ने बिलासपुर सदर में की है। तो हमारे यहां एक बिलासपुर में कहावत है कि विकास अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के ही समय में विकास हुआ है। अभी हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ, गोविंद सागर झील का ये है। इसमें 1400 करोड़ का हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे मंदिर है उनको ऊपर उठाने का, और यहाँ स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब, मंदिरों को उठाने के बाद वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हब हम यहाँ बनाने वाले हैं, जिसके लिए जयराम जी की सरकार ने 5 करोड़ रुपए हमें दे दिया था। और उसके ऊपर L&T कंपनी ने पूरा काम भी, DPR बनाना, सर्वे करना, मंदिरों को ऊपर कैसे करेंगे, ये सारा काम हो गया है। लेकिन जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, जो इन प्रिंसिपल एग्री हुआ था कि हमें वर्तमान प्रदेश सरकार 10% हमें देगी, अब वर्तमान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम नहीं दे सकते। तो हमारा वो 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे का हमारा काम जो युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन करके प्रदेश सरकार ने देनी है, जो एक भाग की पड़ गई बचती लैंड है थोड़ी सी, प्रदेश सरकार उसको अक्वायर भी नहीं कर रही है, आनाकानी कर रही है। एक साल में, 1.25 साल इस वर्तमान सरकार को हो गया, एक भी पैसा रेलवे की लैंड एक्विजिशन के लिए इस सरकार ने नहीं दिया। ये रेल लाइन यहां से चाइना बॉर्डर के लिए जा रही है। ये सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जिसको रोकने का काम वर्तमान प्रदेश सरकार कर रही है। तो दर्शकों, जहां हम बात कर रहे हैं चुनावी गलियारों से, और इसके तहत जहां आज हमने बात की बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल जी से, जहां पर इनका सीधे तौर पर कहना है कि विकास कार्य तो हुए हैं और विकास कार्यों का अमलीजामा भी पहनाया जा रहा है, बावजूद इसके काम थोड़ा रुका है। इससे पहले हमने जहां यहाँ की जनता से बातचीत की तो उसे भी आपने देखा। और फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।